अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, लेबर का ना अब और कोई सवाल उस चैप्टर में से नहीं करना आपने, और बाकी जितने सवाल हैं वो जब डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जनवरी में मैं इसको रिवाइव करूंगा ना चैप्टर को, वो तब है बाकी। लेबर बस क्लोज मैंने तब शुरू में भी उसके पार्ट सी और डी के साथ लिखा था कि डिसीजन मेकिंग के साथ कराऊंगा। एक मैंने इन्वेंट्री का सवाल कहा था बोर्ड पे करूंगा, कौन सा? हाँ, तो मैंने ना कल एक काम किया है, मैंने कहा कि एक कोशिश आप और करें। जो पीछे बुक पे मैंने सोल्यूशन बनाया था वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने ना चेंज करके और कोशिश की है कि वो ज्यादा एक्सप्लेन्ड हो। वो सोल्यूशन कल भेजा आपको। अब उम्मीद है कि शायद अब मसले थोड़े से कम होंगे। मैंने कुछ चीजों को नोट के तौर पे लिख के भी समझा दिया। नहीं मिला? कल ग्रुप में आया होगा। और ये रिकॉर्डिंग वाले देखना इन्वेंट्री वाले चैप्टर में ही ना आखिर में मैंने रखी है फाइल। तो जिन्होंने वाकई ही किया था या करना चाहते हैं वो अब ट्राई कर लें आज का होमवर्क। एक तो सोल्यूशन में एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे, छोटी सी, वो ठीक कर दी, और दूसरा फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने। यानी अब जो मैंने कल फाइल बना के दी है वो मुझे ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन लग रही है। तो वो आप जिन्होंने पहले कर लिया हुआ है वो उस नए सोल्यूशन को कंसल्ट करके देख लेना मसले, और जिन्होंने करना है वो अब ट्राई कर लें। तो ये आज का होमवर्क, ठीक है? ये आप लोगों को ग्रुप में शेयर कराई कल मैंने फाइल, और रिकॉर्डिंग वालों के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले सेक्शन में सबसे आखिर में रखी हुई। तो वो आज का होमवर्क है। अब उम्मीद है मसले कम होंगे। अच्छा, अब तक हम पढ़ रहे थे बच्चों वाली चीजें, अब हम होने लगे बड़े। और अब से ऑनवर्ड ना, एक तो इस चैप्टर, चूंकि ये गियर चेंज करने का मेन चैप्टर है, हो सकता है सवाल ना आए, हो सकता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर इसमें से सवाल आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी 15-16 नंबर का सवाल भी आ सकता है, और अगर 15-16 का नाम मूड हुआ तो वो 8-9 नंबर भी पूछ सकता है। लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर का। और अगर आप, वैसे तो उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में ऐसी नहीं प्रैक्टिस कराता हूं, यानी यहां से आपके अंदर ना तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। तो इसको अच्छा पक्का कर लेंगे आप, प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा इसकी, तो ये पेपर के तकरीबन तकरीबन आपके नंबर लेने वाले टॉपिक्स में शुमार हो जाएगा इसका। और यहां से आपने बहुत चीते चीतियां बन चुके होंगे, तो उसके बाद वाले टॉपिक्स भी फिर आप हजम करने के काबिल हो जाएंगे। अभी हम लिटरली बच्चों वाला पढ़ रहे थे, अब दुनिया बदलने लगी। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसको मैंने अपनी बुक में जगह दी हुई है, चैप्टर 7 शायद, चैप्टर 7, चैप्टर 7। अच्छा, इसको भी मैंने फिर टुकड़ों में बांटा हुआ है, 3 टुकड़ों में बांट के पढ़ाऊंगा ये। एक में हमने जस्ट कॉस्ट कैलकुलेशंस करनी है बहुत सारी, एक हमने इसमें, जब ये सारी मेहनत कर लेंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, जब ये सारी मेहनत कर लेंगे तो उसके इस मेहनत को यूज करके अगला हिस्सा चलेंगे ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, और फिर इन दोनों मेहनत की एंट्रीज। और वो जो पहले भी मैंने आपको इन्वेंट्री में और ओवरहेड में और लेबर में कहा था ना, आगे एक चैप्टर आएगा तब डेबिट क्रेडिट की रीजन बताऊंगा, ये वो है। और चैप्टर 7 ही मैंने नाम दिया है, लेकिन जब इस हिस्से पे जाऊंगा ना ये, तो मैं आपको 1-2 क्लासों के अंदर चैप्टर 5 और चैप्टर 6 भी करा दूंगा, यानी इसी मेहनत के अंदर ये भी हो जाएगा। ये इस तरह से मैंने आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं।
अच्छा, पिछले टेस्ट में आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर क्या करना था, वही कहा था क्लास में आने से रोक देंगे। तो आप लोगों ने जिम्मेदारी पूरी करते हुए चाहे एक एक दो दो नंबर लिए, लेकिन आपने जिम्मेदारी पूरी करते हुए 3 लोगों के माशाल्लाह एक एक नंबर है, नाम नहीं लेता फिर नजर लग जाती है। 1 2 भी हैं, फिर 3 3, चले ठीक है, बहरहाल आपने जिम्मेदारी पूरी की, तो टेस्ट तो दे दिए बहुत सारे लोगों ने। लेकिन एक बात आपके भले के लिए बता रहा हूं भाई, आप लोग नहीं लिख करा रहे उसको, बेटे ब्लू इंक से लिखने की प्रैक्टिस रखेंगे तो पेपर में नहीं याद रहना आपको ब्लैक ले जाना, तो आप अभी से ब्लैक इंक में सॉल्व किया करें पेपर। ये नोटेड। कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखते हैं बहुत सारा कुछ सिखाऊंगा इसमें। यानी अब जब तक मैं जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स की हेडिंग नहीं देता तब तक हम यही सब पढ़े होंगे, फिर जब जॉइंट बाय पढ़ाऊंगा तो पता लग जाएगा जॉइंट बाय पढ़ा रहा हूं। पहले ना इस चैप्टर की ओवरऑल कहानी, ओवरऑल पिक्चर समझे कि हम करना क्या चाह रहे हैं चैप्टर के अंदर। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में इन हुआ, हम लोग शर्ट्स बनाते हैं, तो एक शर्ट की मिसाल ले रहा हूं, उसके लिए जो कपड़ा था ये हो गया रॉ मटेरियल, और ये कपड़ा हमें कॉस्ट किया था 1200। ये मैं आपको ना इस चैप्टर में हम करने क्या लगे हैं और ये सब क्या कहानी है उसकी पूरी एक पिक्चर, एक कहानी सुना रहा हूं आपको। जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, जिसको ओवरहेड वाले चैप्टर में हम पीडीज कहते थे, वही उसी की बात कर रहा हूं, ये पीडीसी की बात कर रहा हूं। पहला डिपार्टमेंट मिसाल के तौर पे कटिंग है, ये जो ओवरहेड में पीडीज थे ना, वही उन्हीं की बात हो रही है। पहले प्रोसेस के अंदर ये रॉ मटेरियल इन हो गया, फिर उसके बाद ये आगे स्टिचिंग में चला गया, अब वो कटे हुए जो पीसेस थे वो सिल गए, फिर आगे वो किसी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चला गया और वहां से वो फाइनल शर्ट बन के निकला। तो ये जो सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस था, ओवरहेड वाले चैप्टर में हम इनको पीडीज कहते थे, अभी भी पीडीज कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये है ही पीडीज तो पी नहीं लगा रहे होंगे साथ, बस डिपार्टमेंट्स कह रहे होंगे। डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। यानी आपको सवाल में हो सकता है कहा कटिंग डिपार्टमेंट या कटिंग प्रोसेस, तो डिपार्टमेंट, प्रोसेस, ये किसी भी नाम से हो सकते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि रॉ मटेरियल यहां इन हुआ, यहां से अपना सफर तय करते करते वो फिनिश गुड की शक्ल में पहुंचा, जो कि है शर्ट। तो 1200 रुपए के कपड़े से शुरू किया था, शर्ट बनने तक इस शर्ट की कॉस्ट बन गई, ये मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट 2800, हमें एक शर्ट 2800 रुपए की कॉस्ट कर रही है। ये 1200 का कपड़ा इतने की कॉस्ट तक कैसे पहुंच गया? इन सारे प्रोसेसेस में क्या हुआ? सिर्फ ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आई और एफओएच आई। तो ये जो इन 3 डिपार्टमेंट्स में खर्चा सारा ऐड हुआ ना, वो डायरेक्ट लेबर और एफओएच इसमें साथ शामिल होता गया, और इन दोनों को मिला के ये शुरू में बताया था कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट और लगी और फाइनल प्रोडक्ट इतने रुपए का हमें कॉस्ट किया। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ना, यहां पर हम जो भी सीखने लगे हैं वो हमें ये हेल्प करेगा कि हम 1200 और 2800 तक पहुंचने के सफर को हर स्टॉप के ऊपर जान सकते हैं। यानी जब ये कपड़ा यहां से यहां तक पहुंचा तो इसमें भी तो लेबर और एफओएच लगा होगा ना, तो वो कॉस्ट 1200 से बढ़ के 2100 हो गई थी। फिर उसके बाद ये कटे हुए कपड़े इस प्रोसेस को जब पार कर गए तो ये कॉस्ट 2100 से बढ़ के 2600 हो गई थी, और फिर जब ये फाइनली यहां से पार निकला तो 2800 की कॉस्ट हुई। यानी वो जो 1200 से 2800 तक का पहुंचना है, प्रोसेस कॉस्टिंग की हेल्प से हम हर प्रोसेस पार करने के बाद ये जो अधूरी चीज है, इस दौरान उसका नाम क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस। ये रॉ मटेरियल है, जब मशीनों में एंटर हो गया तो मशीनों से बाहर निकलने तक
ये सारी हालतें उसकी वर्क इन प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्क इन प्रोसेस की, हर प्रोसेस की मशीन से बाहर निकलने के बाद तक की जो कॉस्ट हो चुकी है वो निकालना सीखेंगे। यानी इस चैप्टर में हमने 2100, 2600, 2800 कैलकुलेट करना सीखना है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग की हेल्प से हम ये हर प्रोसेस कंप्लीट करने की फिगर निकाल पाएंगे, वरना तो सब एंड पे ही जाके पता चलता। लेकिन ये ज्यादा बेहतर पिक्चर पता चली है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जो मेहनत करने लगे हैं ना, वो 2100, 2600 और 2800 फाइंड करने की मेहनत होने लगी है। ये है इसकी कहानी, आप इसको नोट जरूर करें। और ये जो आखिरी बात बोली है कि हर प्रोसेस पार कर लेने तक वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट बन चुकी है 2100, 2600 और फाइनली 2800, ये तीन चीजें हम इस चैप्टर में कैलकुलेट सीख रहे होंगे। हाँ जी, ये नोटेड। अच्छा, एक बात और, अगर आपको लगे काम की लिखना चाहें तो लिख लें, ना तो इग्नोर करें। जब हम इस चैप्टर को ओवरहेड्स, जब हम ये सारी बातें ओवरहेड में पढ़ रहे थे ना, तो ओवरहेड में हमने हर पीडी का एक ओआर निकालना होता था, और उस ओआर निकालते हुए खर्चे बांटना और उसको प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट, हर पीडी का अलग ओआर निकल आता था। निकल आया है, अब हम वहां से आगे चल रहे हैं। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल करने के लिए आपको वो ओआर दिया होगा, अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे। यानी पहले भी तो ये पीडीसी थे ना, पहले भी तो खर्चे होते थे, लेकिन अब वो जो ओआर निकल आया, अब आपको वो ओआर सवाल में दिया होगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में वहां से आगे बढ़ रहे हैं बात। अगर आपको बेकार लग रही तो ना लिखना, दोबारा बता देता हूं, फैसला करने के लिए कि बेकार है कि काम की है। जब पीडीस पढ़े थे ओवरहेड वाले चैप्टर में, तब भी मैंने कुछ ऐसे ही शायद नाम लिख के बताया था। वहां मकसद था हमारा
अलग अलग नामों के खर्चों को फाइनली OAR में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब अलग अलग चीजें थी। फिर उसका एंड रिजल्ट हम एक OAR निकालते थे। अब वहां से आगे बढ़ना होगा इस सवाल में, यानी आपको हर पीढ़ी का OAR दिया होगा, तो वहां से आगे का सफर है। ये बात भी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार बच्चे पूछते हैं, आप भी शायद पूछते, अगर मैं ना बताता, कि यहां भी हम पीडीज पढ़ रहे हैं तो ओवरहेड में भी पीडीज पढ़े थे, तो दोनों चैप्टर में फर्क क्या है? वो फर्क बताया है कि उस चैप्टर में OAR कैलकुलेट करना मकसद था, हो गया कैलकुलेट, अब उसको यूज आगे करेंगे हम प्रोसेस कॉस्टिंग। इस प्रोसेस का इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। इनके इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल नहीं है, वर्क इन प्रोसेस तो है, बल्कि ज्यादा मैं बेहतर ये सुनना चाह रहा हूं कि इनका इनपुट है पिच प्रोसेस आउटपुट। तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाया करेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैं इस सारी डिस्कशन को ना दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहले मैं आपको कैलकुलेशन सारी डिटेल सिखाऊंगा, सिर्फ पहले प्रोसेस को सामने रखते हुए, उस पर रॉ मटेरियल इनपुट हुआ करेगा। फिर इस पे मेहनत करने के बाद मैं आपको इन पे ले जाऊंगा, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, चाहे 36वां प्रोसेस हो, लेकिन उनमें कॉमन बात क्या होगी कि वो पहला नहीं होगा, तो उसका इनपुट पिछले प्रोसेस का आउटपुट होगा। तो मैं इस सारी डिस्कशन को ना दो हिस्सों में तोड़ने लगा हूं। पहले मैं आपको कैलकुलेशंस फॉर पहला प्रोसेस सिखाऊंगा, और फिर कैलकुलेशंस फॉर सब्सीक्वेंट प्रोसेस, उसको चाहे दूसरा चाहे तीसरा जो मर्जी कहे। ये बात भी लिख लें कि ये जो कॉस्ट कैलकुलेशंस है, ये मैं दो टुकड़ों में सिखाने लगा हूं। पहले हम सारी डिस्कशन पहले प्रोसेस के लिए करेंगे, दो हिस्सों में बता रहा हूं, प्रोसेस 1 के लिए सिखाऊंगा कैलकुलेशंस, और किसी सब्सीक्वेंट प्रोसेस के लिए सिखाऊंगा। तो मैं ये सारी कॉस्ट कैलकुलेशन की मजीद दो टुकड़ों में बांट रहा हूं, फर्स्ट प्रोसेस और कोई भी सब्सीक्वेंट प्रोसेस।
हाँ जी लिखा। तो अब हम सारी डिस्कशन, जब तक मैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस नहीं पढ़ा देता, अब हम सब पढ़ने लगे फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस पे चलेगी बात अब। और ये फर्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 कहा करूंगा मैं, प्रोसेस 1। अच्छा, बेशक ये जो मैं मिसाल दे रहा हूं ये कोई प्रोसेस कॉस्टिंग की मिसाल नहीं है, लेकिन एक बात समझाना चाह रहा हूं। अगर एक फोटोकॉपी शॉप वाला अपने सारे खर्चे, फिर कह रहा हूं ये मिसाल प्रोसेस कॉस्टिंग की नहीं है, लेकिन जो बात समझाना चाह रहा हूं उसके लिए मिसाल दे रहा हूं। अगर एक फोटोकॉपी वाला ये जानना चाहे कि मुझे एक कॉपी कितने रुपए कॉस्ट करती है, उसमें इंक की कॉस्ट, उसमें मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, जो भी खर्चा शामिल करना चाहे, अगर ये पेज की कॉस्ट अगर उसने कैलकुलेट करना है कि एक कॉपी मुझे कितने रुपए कॉस्ट करती है, और वो ये कर भी पास्ट डाटा की बेस पे रहा हो, तो कैसे कैलकुलेट करेगा? एक पेज का हिसाब चलाना शुरू करेगा कि एक पेज जब मशीन के अंदर गया तो उस पे कितने पॉइंट्स इंक छपी, फिर वो जो 0.5 सेकंड के अंदर मशीन से गुजरा तो उस 0.5 सेकंड के अंदर कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, और उस 0.5 सेकंड के अंदर इसकी मेंटेनेंस कितनी बनी। ऐसे कैलकुलेट करेगा। क्या करेगा? टोटल खर्चों को टोटल कॉपी से डिवाइड कर देगा। कितने अरसे की टोटल कॉस्ट, टोटल कॉपीज 25-30 साल का मिला के। ये उसकी मर्जी कि वो चाहे दिन का डाटा ले ले, चाहे महीने का, चाहे 2 महीने का, चाहे क्वार्टर का, चाहे साल, ये उसकी मर्जी है। लेकिन बताने वाली बात यह है कि ये जो वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होगा ना, उसमें वो टोटल खर्चों को क्वांटिटी से डिवाइड करेगा, लेकिन वो किसी पीरियड को सामने रख के हो रहा होगा। वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो हम ना यहां पर जो मैंने भी लिखा भी हुआ है, ये 2800 या 2600 या 2100 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी पर यूनिट कॉस्ट। तो ये 2100 या 2600 कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, कितने अरसे का, कोई एक पीरियड होगा जिसकी बेस पे कैलकुलेशन हो रही होगी। जनरली सवाल में वो महीना होता है। दोबारा सुन लें, ये जो हम इस चैप्टर में पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे हैं, ये हम किसी एक पीरियड, जो कि जनरली महीना होगा, कि टोटल एक्टिविटी को सामने रख के करने लगे, यानी टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। फिर सुन लें, अपने अल्फाज में लिख लेना, काम की बात है कि अब हम जो काम करने लगे, हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने लगे। ये मैंने 2600 पर यूनिट ही निकाला है ना, कि एक अधूरी शर्ट एक इतने रुपए की कॉस्ट अब तक कर चुकी है, मुकम्मल बनने के बाद इतने रुपए की कॉस्ट एक शर्ट कर रही है, अधूरी शर्ट एक 2100 रुपए की कॉस्ट कर रही है। तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं। तो हम ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होंगे इस चैप्टर में, हम ये सारी कैलकुलेशन एक पीरियड, जो कि जनरली महीना होता है, कि टोटल एक्टिविटी के हिसाब से निकाल रहे हैं। नहीं समझ आ रही? तो लिख ले, हम जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने लगे हैं, वो हम किसी एक पीरियड, जो कि जनरली सवालों में एक मंथ होता है, उसकी टोटल एक्टिविटी को यूज करके निकालने लगे। इतना लिखेंगे तो फिर इससे अगली बात बताऊंगा ना, इतना लिखें जरूर, क्योंकि इससे अगली बात भी उसी की कड़ी है, अगली जो इंपॉर्टेंट।
लिखा भाई? जब मशीन में मटेरियल डलता है ना, ये एक प्रोसेस कॉस्टिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तकरीबन हर सवाल में होगा ही होगा, और अभी मैं अपनी सारी कैलकुलेशन शुरू भी यहीं से करने लगा हूं। जितने यूनिट्स मशीन के अंदर आएंगे वो सब कामयाब होकर आगे नहीं जाएंगे, खराब भी हो जाएंगे। सब थोड़ी पीआरसी वाले आगे पास होते हैं, पीआरसी में आए, फिर वहां से कैफ में, फिर कैफ से सीफैब में, तो निकलते जा रहे हैं बीच बीच में से। तो जितने यूनिट्स प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारे के सारे कंप्लीट होकर बाहर नहीं आएंगे, खराब हो जाएंगे, उनको निकाल के फेंक देंगे। फिर ये बहुत कॉमन होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में। उसके लिए लॉस का टर्म इस्तेमाल होता है कि वो यूनिट्स लॉस हो जाया करेंगे। तो प्रोसेस 1 में अप्रैल की एक्टिविटी ये हुई कि 5000 यूनिट्स इनपुट हुए, इनमें से चलो 200 यूनिट्स खराब हो गए और 4800 आउटपुट हो गए। क्या ये ऐसे है कि 1 अप्रैल को सुबह सुबह 5000 यूनिट्स इकट्ठे मशीन में डाले, फिर वो पूरा महीना पकते रहे, गलते रहे, सड़ते रहे, कुड़ते रहे, और फिर 30 अप्रैल को ढक्कन खोला तो सारे 4800 जो है वो बाहर निकल गए और 200 की लाशें मिली तो उन्हें निकाल के फेंक दी? तो ये ऐसे हुआ पूरे महीने तक। जैसे मैंने फोटोकॉपी की मिसाल दी थी, तो अगर वो कॉपियर ये कैलकुलेट करना चाह रहा है कि पर कॉपी क्या कॉस्ट की, तो उसने कहा जी महीने में मैंने 2500 कॉपीज की हैं, तो 2500 कागज उसने एक साथ मशीन में डाले। वो पूरा महीना मशीन आहिस्ता आहिस्ता कागजों को बाहर करती रही और एक महीने के बाद 2500 कॉपीज बाहर आ गए। ये मतलब है 2500 कॉपीज हुई है फॉर द मंथ। इस गेट से, कॉलेज के गेट से इस महीने में टोटल 4000 स्टूडेंट्स एंटर हुए। तो वो 4 के 4000 महीने के शुरू में इकट्ठे आए, पूरा महीना कोशिश करते रहे, फिर महीना खत्म होने के बाद वो गेट से एंटर हुए। पूरे महीने में टोल प्लाजा से 4000 गाड़ियां गुजरी, तो वो 4000 गाड़ियां महीने के शुरू में एक साथ आई, एक महीना वहीं आस्ता आस्ता निकलते निकलते फिर एक साथ बाहर निकली। ये मतलब इस बात। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 5000 यूनिट्स इनपुट हैं, तो ये एक वक्त में मशीन में नहीं डल रहे। इसका मशीन में डलना, जैसे यहां पर ये कटिंग डिपार्टमेंट है, अब ये जो कपड़ा यहां डला होगा पूरे महीने तक नहीं, छोटे छोटे टुकड़े होते हो रहे आस्ता आस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर गए। नहीं, मशीन के अंदर एंटर हुए, शायद 4 घंटे में कटिंग होकर बाहर चले गए, फिर और आ गए, फिर कटिंग होकर बाहर चले गए। तो ये जो अभी सारे आपको बात लिखने को कहा था कि हम इस सवाल के अंदर पूरे महीने की टोटल एक्टिविटी ले रहे होंगे, तो इस 5000 यूनिट्स के इनपुट का क्या मतलब है कि ये 5000 इकट्ठे में इनपुट हुए थे? नहीं, हो सकता है 400 इनपुट हुए, 8 घंटे तक मशीन में रहे, फिर मशीन से बाहर निकल गए, फिर अगले 500 यूनिट्स आ गए, फिर 8 घंटे बाद वो मशीन से चले गए। यानी प्रोसेस की भी एक ड्यूरेशन होगी। प्रोसेस की ड्यूरेशन, मटेरियल का इन होना और फिर उससे निकल जाना। समोसे हैं, तल रहे हैं, तो पूरे महीने में 6000 समोसे तले, तो महीने के शुरू में डले, आहिस्ता 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 पकते रहे धीमी आंच पे, और एक महीने के बाद उनको कढ़ाई से निकाला। एक महीने में 6000 तले हैं, मतलब है शुरू में शायद 10 समोसे डाले, 5 मिनट के अंदर फिर वो कढ़ाई से बाहर निकला है, फिर अगले 10 समोसे आ गए। ये टोटल महीने का 5000 का इनपुट है, ये 4800 टोटल आउटपुट है। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम जो ये फिगर्स यूज कर रहे होंगे, ये फॉर एनी पीरियड टोटल फिगर्स होंगी। और प्रोसेस ड्यूरेशन की क्या बात की मैंने, वो समझ आई? जो प्रोसेस ड्यूरेशन है वो 1 महीने का नहीं है। प्रोसेस ड्यूरेशन तो कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है। तो ये 5000 सब इकट्ठे नहीं आए हैं। एक दफा में जब प्रोसेस चलना था तो कुछ यूनिट्स एंटर हुए, प्रोसेस चला महीने, यानी जो भी अगर पकना था उसने, तो 3 घंटे पकने के बाद उनको मशीन से निकाल लिया, फिर अगले यूनिट्स डाल दिए। तो प्रोसेस ड्यूरेशन 1 महीने का नहीं, वो कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ दिनों का हो सकता है। ये हमने टोटल महीने की एक्टिविटी लिखी हुई। 30 अप्रैल को अगर 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है तो, या चले अगर 24 घंटे नहीं भी चल रही है, जो मटेरियल मशीन में डलता होगा, हो सकता है कि वो 3 दिन तक मशीन में रहता हो। तो अगर हमने अप्रैल के महीने को अपना एक पीरियड लिया, तो 30 अप्रैल को शाम को जब फैक्ट्री बंद हो रही होगी, तो ये सारे के सारे मशीन से बाहर निकल चुके होंगे। कुछ मशीन के अंदर पड़े होंगे ना, वो कौन से होंगे, उनका नाम क्या होगा नहीं पूछ रहा, जो अभी कुछ देर पहले आखिरी बार इस मशीन में डाले थे और प्रोसेस एक बार पूरा नहीं चल सका है, उनको हम अपनी कैलकुलेशन के लिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहा करेंगे। क्योंकि हम एक अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं ना, तो उस पीरियड के एंड पे जो मशीन के अंदर पड़े हुए हैं
वो मशीन के अंदर कुछ देर पहले ही डाले गए थे। अगर प्रोसेस का ड्यूरेशन 8 घंटे है तो शायद अभी 8 घंटे से पहले 8 घंटे के अंदर अंदर टाइम हुआ है, लेकिन क्योंकि 30 अप्रैल का दिन एंड हो रहा था तो उसको हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया। 150 यूनिट्स मशीन के अंदर पड़े हुए हैं और अगले ही लम्हे या अगली ही सुबह यही जो पड़े हुए हैं ये अगले महीने के लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे। है ये मशीन के अंदर, एक महीने का सवाल एंड करते हुए इनको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहे होंगे और अगले महीने का सवाल करते हुए इनको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कह रहे होंगे। तो इसी तरह मार्च जब खत्म हुआ था तो जो मशीन के एंड पे क्लोजिंग पड़े हुए थे अप्रैल के लिए वो ओपनिंग कहलाएंगे। नेट से 300 जी। अब अगर हम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पिक्चर देखें तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आउटपुट कितना है? 4950। कैसे? अप्रैल शुरू होते ही मशीन में पहले ही इतने पड़े हुए थे, कुछ घंटों बाद वो मशीन से निकल गए होंगे, फिर पूरे महीने में टोटल इतने और आए, यानी मशीन के अंदर 53, उनमें से इतने खराब निकाल के फेंक दिए, इतने महीने के एंड पे अभी भी मशीन के अंदर है, तो बाकी फिर आउटपुट हो गए। और अगर इसको न्यूमेरिकली देखें तो कैसे कैलकुलेट हुआ? 300 प्लस 5000 माइनस लॉस वाले माइनस क्लोजिंग वाले, तो ये आउटपुट आ गया। तो अगर हमने अप्रैल के महीने की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय 4950। ये है बिल्कुल सादी सी बात। फिर इसमें मुश्किलें एक एक करके लाता हूं मैं। ये कंप्लीट पिक्चर है। अब ये मुश्किलें एक एक करके लाऊंगा। अभी मैंने आपको दिखाई पहले कंप्लीट पिक्चर है, लेकिन ये सारी चीजें मैंने एक एक करके लानी है। पहले लॉस लाऊंगा, वर्क इन प्रोसेस छोड़ दूंगा, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लाऊंगा, लॉस छोड़ दूंगा, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लाऊंगा, फिर सारे इकट्ठे ले आऊंगा। तो ये मुश्किलें एक एक करके सिखाता हूं मैं। मैंने आपको पहले कंप्लीट पिक्चर बताई है कि हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी जिसमें हम इनकी भी कॉस्ट जानना चाहेंगे, इनकी भी कॉस्ट जानना चाहेंगे, इनकी भी कॉस्ट जानना चाहेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, भाई यही सिखाना है कुछ दिनों की मेहनत में। ये सारी जो अभी सब डिस्कशन की है, इसमें आपको जितना भी समझ आया ना कुछ अपने लिए नोट्स लिख लें, कुछ ना कुछ ऐसा लिख लें कि आप अगर वो कभी कल को पढ़ने का दिल करे तो आपको वो सारी कहानी याद आ जाए। अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर लिख लें। एक बार फिर बता देता हूं, ये मैंने इस वक्त एक महीने की कंप्लीट पिक्चर दिखाई है। हमने अगर इस अप्रैल के महीने को बेस बना के कॉस्ट्स कैलकुलेट करनी है तो हम अप्रैल के महीने के टोटल खर्चों को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। कौन सा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरू किया है, सब एक एक करके बताने में सारा कुछ करना है। करेंगे ना, कहते हैं अभी शुरू। अभी मैंने पूरी पिक्चर दिखाई है कि कौन कौन है इसमें, एक एक करके सारा सिखाता हूं।
क्या क्या कहानियां लिख रहे हैं जो हंसे जा रहे हैं? लिखिए कहानी। सवाल लिखें। Following information relates to process 1. Following information relates to process 1 for the month of May. Input slash output. स्लैश की स्पेलिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं। 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। ये क्या हुआ भाई? कोई लॉस नहीं, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं। 5,000 आए और 5,000 चले गए। कॉस्ट्स इनकर्ड, कॉस्ट्स इनकर्ड, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इन्वेंट्री चैप्टर से पुरानी एक बात बता रहा हूं कि मटेरियल कॉस्ट इनकर होने से क्या मराद है? मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो हम मटेरियल खरीद के लाते हैं, जितना कंज्यूम होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो हम मटेरियल स्टोर से निकाल के प्रोसेस में डाल लेते हैं, वो है मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट है 120,000। मटेरियल कॉस्ट 1,20,000। ये बात आपने लिखी थी, मैंने अभी क्या बोला, एफओएच के बारे में कुछ कहा था कि ओआर दिया होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 90,000, 90,000। FOH is applied, FOH is applied at डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताइए मैंने 90,000। FOH is applied at 80%, 80% of direct labor cost. आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट। ये जो हमने यूनिट्स बनाए हैं, इनकी पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी हमें? कितने आए जी? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 120, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 90, FOH 282 और पर यूनिट पूछी है तो 282 डिवाइडेड बाय 5,000, 56.4। जी कोई मुश्किल इसमें? क्यों मुश्किल नहीं है? हाँ जी, क्योंकि इसमें ना लॉस है ना वर्क इन प्रोसेस। ये मुश्किलें एक एक करके डालता हूं। पहले डालते हैं जी लॉस।
ये मुश्किलें एक एक करके डालता हूं। पहले डाल लेते हैं कि इनपुट तो है ही है, लॉस भी है, वर्क इन प्रोसेस अभी फिलहाल रहने देते हैं, यानी फिलहाल वर्क इन प्रोसेस छोड़ देता हूं। लॉस अगर हो तो क्या करना है, उससे पहले ना तो 3-4 टर्म समझ लें, फिर इस्तेमाल बताता हूं उनका। ये 3-4 टर्म्स बता रहा हूं, ये समझ आ जाए तो फिर इनका यूज बताता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग की मिसाल नहीं है जो बता रहा हूं, लेकिन आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। बचपन में आपने बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक कोई प्रोविजन भी पढ़ी होगी। अगर सवाल में कहा है कि 5% डाउटफुल डेट की प्रोविजन बनती है, तो ये बिजनेस को कैसे पता 5% है रिसीवेबल? 5 क्यों, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? हाँ, तो उन्होंने ना अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ही असेस कर लिया होता है कि जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं, इतने उनमें से डूब ही जाया करते हैं। लाजमी उतने ही डूबेंगे नहीं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक अंदाजा लगा लिया होता है पास्ट की बेस पे। ठीक है, ये तो होगी पड़े हुए मिसाल। चलिए और मिसाल लेते हैं। अगर कोई बिजनेस जूते बेचता है, तो उसने शॉप पे जितने भी शूज रखे हुए हैं वो अल्टीमेटली सारे के सारे बिक जाएंगे? नहीं, क्यों है? हाँ, तो फिर उन बेचारों के साथ क्या होगा? फिर वो पड़े रहेंगे, नहीं बिकेंगे। हो सकता है अगले साल सीजन की सेल लगानी पड़े, इतने मनूस हैं कि वो तब भी नहीं बिक रहे हैं, फिर आग लगा दें उनको। वापस नहीं, हम खुद बनाए हमने। हो सकता है किसी कबाड़ियों को बेचने पड़े, यानी आखिरकार बिल्कुल गिरीवी औकात पे बिकेंगे। तो अगर वो बिजनेस बहुत अरसे से एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको एक अंदाजा अब तक पता लग गया होगा कि कितने परसेंट नहीं बिका करते। ये परसेंट क्यों निकालेगा बात की बात है, लेकिन अंदाजा लगा सकता है ना? और मिसाल, जितने बच्चे क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है। अगर क्लास में 200 चेयर्स हैं, तो हो सकता है 220 बच्चों को एडमिशन मिल जाए। तो क्यों? क्योंकि एब्सेंट भी होते हैं और ड्रॉप भी कर जाते हैं। अब ये बात कॉलेज को कैसे पता? पास्ट एक्सपीरियंस। और मिसाल, जब कोई एयरलाइन टिकट्स बेचती है ना, तो सारे नहीं ऐसे करते होंगे, वो ओवर भी बेच देते होंगे टिकट्स, यानी ज्यादा भी बेच देते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाद में कुछ लोगों ने कैंसिल करा ही लेंगे। ये कैसे पता उनको? तो ये जो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, इसमें बिजनेस ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक सर्टेन परसेंटेज असेस कर ली होगी कि हर दफा इतने यूनिट्स खराब हो जाया करते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस। ये एक परसेंटेज की शक्ल में डिटरमिन होते हैं। ये ना परसेंटेज की शक्ल में निकाले होते हैं, जिसमें जो बिजनेस ने एक्सपेक्ट किया होता है कि ये हर दफा स्क्रैप होंगे ही होंगे। इधर स्क्रैप यानी फिर उनको कबाड़ियों को बेचना पड़ेगा। ये स्क्रैप का मतलब एक्सपेक्ट्स, जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि इतने स्क्रैप होंगे होंगे हर दफा, इनको कहते हैं नॉर्मल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस। मिसाल के तौर पे, अगर इनपुट फॉर द मंथ है 10,000 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस
इज एस्टिमेटेड एट 5%। तो नॉर्मल लॉस फॉर द मंथ क्या हुए? 5,000 500 10,000 यूनिट्स का 5%। इसका मतलब है कि अगर ये मई का महीना है, यानी मैंने अगर ये मई के महीने का डाटा लिखा है, तो 500 यूनिट्स की इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि इस महीने में 500 यूनिट्स खराब हुए। अच्छा, अब यहां पर प्रेजेंट टेंस यूज करें कि पास्ट टेंस यूज करें? गुजर गया मई का महीना गुजर गया। तो अब बताएं 500 यूनिट्स क्या है? उम्मीद के मुताबिक 500 यूनिट्स खराब होने चाहिए थे। ये उर्दू का जुमला बोला मैंने। महीना गुजर गया ना, गुजर गया महीना। ये जो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, ये गुजरे हुए पीरियड का ही होता है। तो जो महीना गुजर गया, चूंकि 10,000 यूनिट्स इस महीने में इन हुए थे, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक इन 10,000 में से 500 खराब होने चाहिए थे। ये होता है नॉर्मल लॉस। ये बात वैसे लिख लें जो मैं बोली, इस 500 का मतलब लिख लें कि क्या मतलब है 500 का, कि इस महीने में जितने यूनिट्स इनपुट हुए हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक इनमें से 500 यूनिट्स खराब हो जाने चाहिए थे। ये नॉर्मल लॉस है। तो एक्चुअल लॉस क्या होगा? जो एक्चुअली खराब हुए, एक्चुअल लॉस। इनमें से हवाई फिगर कौन सी और एक्चुअल फिगर कौन सी? हवाई नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल ये एक्चुअल लॉस जो असल में खराब हुए, वो एक हवाई फिगर है, इतने खराब होने चाहिए थे। ये हवाई फिगर क्यों निकाली जा रही है, ये मैं आपको भी, ये 3-4 चीजें फिर इसको इस्तेमाल करता हूं ना, फिर बताता हूं है किसी वजह से निकाली। इस हवाई फिगर को और इसको कंपेयर करके दो टर्म्स निकल रही हैं, और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। अच्छा, ये मैं आपको ना सिर्फ 2 मिसालों से बता रहा हूं, और फिर उसकी जबानी उर्दू बोलूंगा। वो आपने खुद लिखनी है, उर्दू इंग्लिश पंजाबी जैसे भी लिखना चाहें। एक मिसाल, एक्चुअल खराब हुए 300 यूनिट्स, जबकि हमारे अंदाजे के मुताबिक 200 यूनिट खराब होने चाहिए थे। वो 200 है, ये 300 है। हमारे अंदाजे से कितने ज्यादा खराब हो गए, उसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। एबनॉर्मल लॉस होगा 100 यूनिट्स। यानी हमारे अंदाजे से जितने ज्यादा खराब हो गए, हमने अंदाजा लगाया था 200 तो खराब हो ही जाएंगे, लेकिन 300 खराब हो गए। अच्छा, ये जो मैं भी मिसाल दे रहा हूं, मेरे ख्याल में शायद आप यही समझ रहे होंगे, फिर भी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। जितने हमने सोचे थे उससे ज्यादा खराब हो गए का मतलब ये नहीं है कि हमने सोचा था थोड़े से सड़ेंगे वो ज्यादा जल गए, यानी ज्यादा काले हो गए नहीं। क्वांटिटी की बात हो रही है। ये एबनॉर्मल लॉस, उसकी शक्ल ज्यादा बिगड़ गई नहीं है, क्वांटिटी की बात है कि हमने इतनी क्वांटिटी सोची थी, इतनी और क्वांटिटी खराब हो गई। तो ये क्वांटिटेटिव बात हो रही। तो अगर हमारी सोच से ज्यादा यूनिट्स खराब हो गए तो वो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है। जिन्होंने नॉर्मल लॉस वाली अंग्रेजी नहीं लिखी थी ना, वो अब लिख लें अंग्रेजी उर्दू जो मैं इस मिसाल में बता रहा था कि इस महीने में जितने यूनिट्स इनपुट हुए थे, हमारे अंदाजे के मुताबिक इतने खराब होने चाहिए थे। ये नॉर्मल लॉस होता है। यानी हमने 5% नॉर्मल लॉस एस्टीमेट किया हुआ है। 500 यूनिट्स नहीं, 5%।
क्या फर्क है इस बात में? हमने कहा है कि हर महीने जितने भी यूनिट्स मशीन में डाला करेंगे, हमारा पास एक्सपीरियंस बताता है कि 5% खराब हो जाया करते हैं। इस महीने 10,000 यूनिट्स डाले थे तो 500 खराब हो जाने चाहिए थे। ये नॉर्मल लॉस है, ये ख्याली हवाई फिगर है। एक्चुअली कितने खराब हो गए, ये एक्चुअल लॉस। असल में नॉर्मल से ज्यादा खराब हो गए, जितने ज्यादा खराब हो गए वो एब नॉर्मल लॉस है। हो गए, एक्चुअली खराब हो गए। यही बात मैंने आपसे कहा था, 2 मिसालों से बताऊंगा, आपने खुद उसकी अंग्रेजी उर्दू लिखनी है। एक और मिसाल, एक्चुअल लॉस हुए 450 यूनिट्स, जबकि हमने फॉर द मंथ जितने इनपुट हुए हमारे अंदाजे के मुताबिक उनमें से 500 खराब हो जाने चाहिए थे। ये जो 50 है ना, इसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। एबनॉर्मल गेन, ये भी अगेन हवाई फिगर है। 50 के क्या इंटरप्रिटेशन बन रही है? 50 हमारा ख्याल था जाया हो जाएंगे, नहीं हुए, इसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। 5 नहीं, रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई अभी। 5% तो शुरू में सोच लिया, अब महीने की पिक्चर सामने आई तो उस महीने में जितने इनपुट हुए उन पे वो 5% लगाएंगे, और फिर उस महीने की पिक्चर ये बनेगी कि इस महीने जो कुछ हुआ 500 यूनिट्स खराब होने चाहिए थे, सिर्फ 450 खराब हुए, तो ये एक्चुअल लॉस है और ये एबनॉर्मल गेन है। 5 शुरू में सोचा होगा, लेकिन उसको यूनिट्स की फिगर, वो तो महीना एंड होगा तो पता चलेगा कितने खराब होने चाहिए थे। क्यों महीना एंड होगा तो पता चलेगा? जितने इनपुट होंगे वो पता चलेंगे तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा ना। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ओके। अच्छा, अब चौथी चीज, जो ये खराब यूनिट्स जब कबाड़ियों को बेचेंगे तो कितने के बेचेंगे? इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, रिकवरी वैल्यू भी कह सकते हैं। अच्छा, जाया हो गए या लॉस हो गए तब गायब हो गए, खराब हो गए, खराब हो गए। तो अगर वो खराब हो गए तो मैं उनको कभी डिफेक्टिव कह दूंगा, कभी डैमेज कह दूंगा। तो वो जो खराब हो गए वो भी तो कबाड़ियों को बिक सकते होंगे, तो जितने के बिक सकते हैं नेट, उसको स्क्रैप वैल्यू या रिकवरी वैल्यू कहते हैं। हाँ जी, जितने का बेचेंगे माइनस जो बेचने पे खर्चा आएगा। अच्छा, वो बेचने का खर्चा, ये तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक बात कर रहा हूं जो एनआरवी का कॉन्सेप्ट होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनकी एनआरवी है, ये नहीं कहा मैंने। इसकी कैलकुलेशन के लिए सेम कॉन्सेप्ट है जो एनआरवी का कॉन्सेप्ट था, कि इतने का बेचेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, माइनस बेचने के लिए इतना खर्चा और होगा। ये सेम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कह रहा हूं, ये एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट है। वो जो एनआरवी की कैलकुलेशन पड़ी है ना, कॉन्सेप्चुअली ये वही चीज है। अच्छा, अब मैं इन सब का ना करने लगा हूं इस्तेमाल, के करना क्या है, नहीं यहां क्या करना है, इधर जी जी वही बताने लगा। हाँ जी, मशीन के अंदर से गायब हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाता है। हाँ, वो भी इसके अंदर आएगा, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 होगी। हाँ, यानी अगर ये प्रोसेस, अच्छा इस चैप्टर में ना हम लोग मशीनों के अंदर होंगे, स्टोर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में घूम फिर आए, अब मशीनों के अंदर उतरने लगे हम।
तो ये जो खराब हो रहे हैं यूनिट्स, उनमें उनका गलना, सड़ना, टूटना, एवेपोरेट होना सब शामिल है। हाँ, अगर एवेपोरेट होने वाली चीज होगी तो उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। वो तो फरिश्ते लेगा, उनसे कहां पैसे लेते फिरेंगे, वो तो गए। अब इनका मैं यूज बताने लगा। अच्छा, ये सारी बातें बताने का एंड ऑब्जेक्टिव ये निकालना है कि अब अगर सवाल में लॉस आ गया तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये बताने लगा। अच्छा, ये जो भी ये गंदा मंदा रफ सा फिगर वर्क कर रहा हूं, ये ना लिखना। अगर हमने महीने में टोटल 10,000 यूनिट्स इनपुट किए और इनमें से खराब हो गए 500, तो आउटपुट हो गया 9500। और हमें इन 10,000 यूनिट्स के इनपुट करने में मटेरियल कॉस्ट, क्या मतलब मटेरियल कॉस्ट, इस मटेरियल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या, हमें इस सारी मेहनत के ऊपर हमें इस सारी मेहनत के ऊपर 1,90,000 रुपए खर्चा आया और हासिल हमें क्या हुआ, 9500 यूनिट्स। अच्छा, अगर जाया ना होते तो पूरे 10,000 बन जाते ना, तो फिर ये कितने का होता, 19 का। तो अभी ये 20 क्यों आया, नहीं, इसकी न्यूमेरिकल वजह बताएं। वो जो 500 जाया हो गए, वो भी तो सपने लेके आई थे ना, उनके ऊपर तो कॉस्ट लगी हुई थी, वो भी मटेरियल था, उसमें भी लेबर कन्वर्जन लगी हुई थी। तो पहले अगर ये भी कामयाब होके आ जाते तो कॉस्ट 19 होती। 20 क्यों बन रही है, क्योंकि उन पे आया खर्चा भी इन पे बढ़ गया, यानी उनका वजन भी इसने उठा लिया। अच्छा, अगर 700 जाया हो जाते तो 300 बनते। अब क्या होता, 20.43। क्यों, क्योंकि जाया हो रहे हैं, ज्यादा जाया हो रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट और बढ़ गई। अच्छा, अगर ये 300 हो जाए तो 19.58। यूनिट्स लॉस होने से खर्चा तो उनके ऊपर भी लगा है, लेकिन उनका खर्चा फिर ये बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी इनकी पर यूनिट कॉस्ट में इनकी कॉस्ट बिल्ड होनी शुरू हो गई। इन जाया होने के ऊपर जो खर्चा आया था वो इन अच्छे वालों की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर शामिल होना शुरू हो गया। किसी महीने में कम जाया होंगे, किसी में ज्यादा जाया होंगे, तो हमारी तो पर यूनिट कॉस्ट ही फ्लक्चुएट करती रहेगी, इग्नोरिंग महंगाई। अगर महंगाई ना हो तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट फ्लक्चुएट करती रहेगी। अब यहां पर मैनेजमेंट को ना दो बातों का फैसला करना है। पहली बात कि क्या इन अच्छे यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट में इनकी कुर्बानी इंक्लूड करनी है या नहीं। क्या मतलब कुर्बानी इंक्लूड करनी, उन पे भी तो खर्चा आया है, अगर हम उसको 97 पे डिवाइड कर देंगे तो उनकी कुर्बानी भी इन्होंने ही बर्दाश्त कर ली। तो पहली बात, क्या इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी। दूसरी बात, क्या जितने भी खराब होंगे उन सब की कुर्बानी इसमें शामिल करनी है। तो इसके लिए बिजनेसेस करते ये हैं कि वो कहते हैं जी हम सारे नहीं करेंगे, वो तो हमारे वर्कर्स पे बेध्यानी से काम करेंगे, हमें कैसे कंट्रोल रहेगा। हाँ, हम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं कि इतनी कुर्बानी होनी है, क्या नाम दें उसको, नॉर्मल लॉस। यानी मैनेजमेंट फिर इवेंचुअली ये फैसला करती है कि जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उनकी कुर्बानी हम इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। अगर उससे ज्यादा या कम कुर्बानी हुई तो हम पर यूनिट कॉस्ट में उसका असर नहीं आने देंगे, उस ज्यादा या कम कुर्बानी को अलग से कोई एक्सपेंस इनकम बना लेंगे। ये बात दोबारा देखिए, पहले तो मैंने आपको यह सिखा रहा था यहां कि अगर लॉस कम या ज्यादा हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है, और लॉस होता है तो उसकी वजह से जो बने हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी उनकी कुर्बानी का वजन ये उठा रहे। अब अगर ये लॉसेस होते रहते हैं तो पहली बात, मैनेजमेंट को यह फैसला करना पड़ेगा कि इन लॉस होने वाले, खराब होने वाले यूनिट्स की कुर्बानी अच्छे यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट में शामिल करनी है या नहीं करनी। हाँ, करनी है। तो फिर जितने भी जाया होंगे सबकी कुर्बानी डालनी है, नहीं,
इसको कंट्रोल रखने के लिए मैनेजमेंट फिर नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है कि इतने % लॉसेस हम पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड करने को तैयार है। इससे ज्यादा या कम की कुर्बानी हम पर यूनिट कॉस्ट को खराब नहीं करेंगे, क्या मतलब खराब नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट इसमें नहीं लाएंगे, वो अलग से एक्सपेंस इनकम बना लेंगे, इस पर यूनिट कॉस्ट में मजीद इंपैक्ट नहीं लाएंगे। तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट इस बेसिस पे निकाली जाएगी कि जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। शाबाश, ये बात मैं आपको समझा पाया? कमाल कर दिया मैंने। अब इसको हैंडल करना कैसे वो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं। हाँ, एक बात और बता दूं, हम जब इस लॉस की कुर्बानी इनकी पर यूनिट कॉस्ट में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फिर ये मान रहे हैं कि इनकी कुर्बानी जरूरी थी उनको पहुंचाने के लिए। ये किनारे किनारे वालों ने मार खाई होगी तो दरमियान वाले आगे निकले होंगे, इन्होंने गोलियां खाई होंगी तो आगे निकल गए होंगे, इन्होंने आग की सड़न बर्दाश्त की होगी तो बाकी आगे निकले होंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इनकी कुर्बानी उनके लिए जरूरी थी तो फिर ठीक है, उनकी कॉस्ट इसके हिस्से में आनी चाहिए। लेकिन अगर इनकी लाशें बिक जाएं, कुछ पैसा रिकवर हो जाए, तो इन बाकियों का बोझ कम कर लेना चाहिए ना। तो हम नॉर्मल लॉस को इसमें इनकॉर्पोरेट जरूर कर लेंगे, लेकिन अगर उनसे बिक के कुछ मिल रहा है तो वो इस 190 में से माइनस कर लेंगे। हम पिछली सारी बातें हम लोग इस बने यूनिट की जब पर यूनिट कॉस्ट निकालने लगे तो इसमें लॉस को इनकॉर्पोरेट करना है कि नहीं करना। इससे मुराद यह है कि उनका खर्चा भी यहां डालना है कि नहीं डालना। तो हां डालना है, लेकिन कितना, तो उसके लिए फिर मैनेजमेंट ने तय किया कि नॉर्मल लॉस। अब उसका कंक्लूजन यह निकला कि हम पर यूनिट कॉस्ट फिर ऐसे कैलकुलेट किया करेंगे जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। अब जब हम नॉर्मल लॉस को इसमें इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं कि ये कुर्बानी जरूरी थी इनके लिए, तो फिर अगर इनको बेच के कुछ पैसा रिकवर हो जाए तो जब उनकी कॉस्ट इन पे डाल रहे हैं तो इनकी रिकवरी फिर उस कॉस्ट में से माइनस कर लेनी चाहिए ना। अगर ये कुछ फायदा जाते जाते इनको पहुंचा रहे हैं तो पहुंचा लेना चाहिए। ये सारी जो यहां सब बातें बताई हैं, अगर आप इस सबको नोट कर भी देते तो फिर भी याद तो आपको रहनी नहीं थी। तो अब इसका करना क्या है वो मैं आपको फार्मूले की शक्ल में अब लिख के दे रहा हूं, यानी मुश्किल नंबर 1 का हल क्या है वो बताने लगा। चले कल बता दें। ये यहां तक जितना बताया ना, आप इसको घर से रिवाइज करके आना। ये बड़ी मेहनत लगा के सारी कहानी बताई, ठीक।